हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे 11th क्लास इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सेगा कंटिन्यूस, जिसके ऑथर हैं AR विलियम्स। एक्चुअली जो ये पूरी स्टोरी है ये बेस है मम्मी पे। मम्मी क्या होता है, एक डेड बॉडी होती है जिस पर कपड़ा लपेट करके उसे कॉफिन के अंदर रख दिया जाता है। तो उसी के बारे में पढ़ना है। इस बॉडी का नाम क्या है होता है टट, जिसकी बॉडी रखी जाती है उस पर्सन का नाम होता है टट। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है, किस तरीके से उसको डिस्कवर किया गया और क्या क्या उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसकी डेथ और उसकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पहले पैराग्राफ के साथ, जो कि उसके इंट्रोडक्शन का है। तो स्टार्ट करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, कि जब वो मरा तो वो केवल टीनेजर था। टीनेजर मतलब कि 13 से लेकर के 19 तक की जो एज होती है उसे टीनेजर कहते हैं। तो जब टट की डेथ हुई तो वो कितना एज का रहा होगा, 13 to 19 का। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल एम्पायर दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। तो ये आखिरी व्यक्ति था, आखिरी जनरेशन थी उस पावरफुल फैमिली की जिसने इजिप्ट के अंदर रूल किया था सदियों तक। तो ये ऐसे शासक की कहानी है जिसने सदियों तक क्या किया था, इजिप्ट पर शासन किया था। उसके लास्ट एम्पायर की कहानी, एम्पायर मतलब कि उस राजा की कहानी है। ही वॉज लैड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, कि अब वो क्या है, लेटा हुआ। लेड का मतलब लेटा हुआ है शांति के साथ, लेडन विद गोल्ड, उसे लिटा दिया गया है जब उसकी डेथ हो गई है। किसके साथ, गोल्ड के साथ, गोल्ड की बनी चीज़ों के साथ, और उसे दफना करके उसे भूल गए लोग। इवेंचुअली फॉरगेटन मतलब कि उसे तब से उसे भूल गया है। ठीक है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब इसकी खोज हुई थी, कब हुई थी, 1922। इसकी खोज किसकी, टॉम, जहाँ पर इसको रखा गया था। इन मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तो मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्युलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए किसके साथ क्या हुआ है। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कि ज़्यादातर लोगों को ये पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं, ये लगता है कि शायद इसका मर्डर हुआ होगा। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, जब इसकी टॉम खोजी गई तो पहली बार इसे 80 सालों के लिए छोड़ दिया गया। मतलब कि 1922 से लेकर के 80 ईयर तक इसके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई। टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो 80 सालों के बाद इस टट को क्या किया गया, सिटी स्कैन में डाला गया और क्लू निकाले गए, मतलब कि तथ्य जांचे गए इसके लाइफ के और इसकी डेथ के। एंड प्रोवाइड प्रीसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयज पैरोज। तो जो बॉयज पैरोज का मतलब होता है कि एक बॉय किंग जो होता है उसके बारे में यहाँ पे डेटा मिलेगा और उसके डेटा के थ्रू हम एक्यूरेट कर पाएंगे। क्या एक्यूरेट कर पाएंगे, उसकी फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, देखो फॉरेंसिक का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि लैब के अंदर केमिकल वगैरह मिला करके डेड बॉडी की चीज़ों को क्या जांचना है, तो फॉरेंसिक कहलाता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, उस बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना। क्यों, वो बॉडी थोड़ी सी डैमेज भी हो गई होगी, काफ़ी साल हो गए उसको रखे, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, चीज़ों को दोबारा जोड़ करके उसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर 3-4 चीज़ें बताई गई। सबसे पहली चीज़ है कि वो एक टीनेजर था, वो एक पावरफुल एम्पायर था और लास्ट पर्सन था जिसने उस पर क्या किया था, इजिप्ट पर रूल किया था और उसे गोल्ड के साथ लीड किया गया था, रखा गया था और उसे भूल गए थे लोग। और उसके टॉम 1922 में फाइंड आउट हुआ। दैन उसके बाद ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उसका मर्डर हुआ है और 80 सालों के बाद उसे सीटी स्कैन में डाला गया और रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उस बॉयज पैरोज को, उसकी लाइफ और डेथ के बारे में जानने के लिए। अब चलते हैं आगे। ओके। एंड एंग्रीली विंड स्टाइल्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, कि जब उस किंग को निकाला जा रहा था उसके रेस्टिंग प्लेस से, जहाँ पे उसे आराम से लिटाया गया था, तो उस समय बहुत तेज़ हवाएं, एंग्रीली विंड मतलब कि काफ़ी तेज़ हवाएं, स्टाइड अप घोस्टली डस्ट, चलने लगी कि इसके साथ घोस्टली डस्ट मतलब कि जो बवंडर टाइप होते हैं धूल के, उसके साथ तेज़ हवाएं चलने लगी
इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग, वैली ऑफ द किंग्स, कि उस जगह को क्या नाम से बुलाया जाता है, वैली ऑफ द किंग्स के नाम पर, जहाँ पर उन डेड बॉडीज को रखा जाता है, किसके, राजाओं की। डार्क बैलिड क्लाउड हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। डार्क बैलिड का मतलब कि अंधकार सा, मतलब बादल छाए रहे, क्लाउड छाए रहे, एंड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट, डिजर्ट मतलब उस रेत रेगिस्तान में, उसके ऊपर स्काई था, स्काई में क्या थे, बादल छाए रहे पूरे दिन। एंड नाउ वर वेलिंग, वेलिंग का मतलब क्या होता है, ढकना, पर्दा ढकना, पर्दे से ढकना। तो एक ढक लिया किसने, क्लाउड ने, स्टार्स को भी इवनिंग में, कि दिन में तो था ही, रात के शाम के वक्त भी, रात के वक्त भी क्या हो गया, उसे स्टार्स को भी ढक लिया। और कास्केट ग्रे कलर की एक लेयर आसमान में दिखाई दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि बादल छाए हुए हैं। इट वॉज 6 PM, शाम के 6 बजे थे, ऑन 5 जनवरी 2005, और ये दिन कौन सा था, 5 जनवरी 2005 का। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, कि दुनिया का ये मोस्ट फेमस मम्मी बनने वाला है जो कि अपना सर किसी सिटी स्कैनर में डालेगा। इससे पहले किसी मम्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ। ब्रॉट हेयर टू प्रॉप द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर अगो। और एक ऐसे यंग बॉय के डेथ, यंग किंग की डेथ के बारे में, उसकी मिस्ट्रीज़ के बारे में, उसके रहस्य के बारे में पता चलेगा जो उसने छुपा के रखी हुई हैं। तो उस मेडिकल मिस्ट्रीज़ के थ्रू उसके साथ क्या चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी एक ऐसे किंग के बारे में जो आज से 3300 साल पहले डेथ कर चुका है। ओके, यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई गई। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या था कि जब उसे निकाला जा रहा था तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी, डस्ट, घोस्टली डस्ट इकट्ठा होने लगा, एंड साथ के साथ उस जगह का नाम क्या था, वैली ऑफ द किंग। पूरे दिन बादल छाए रहे और शाम को भी क्या था, कास्केट ग्रे कलर की लेयर चढ़ी रही, और दिन था आपका 5 जनवरी 2005 का, शाम के 6 बजे की बात है। और ये वर्ल्ड फेमस मम्मी बनने जा रहा है जो कि पहली बार सिटी स्कैनर में सर डाला था इसने। तो कुल मिलाकर के इसकी डेथ के बारे में बताया गया कि 3300 साल पहले यहाँ पे ये मरा था। तो कुल मिला के यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई इस पैराग्राफ के अंदर। देखते हैं आगे क्या लिखा है। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। तो ऑल आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद क्या थे, टूरिस्ट आने लगे दुनिया भर से। अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर के टूरिस्ट थे, वो आने लगे। हैज डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब नीचे की ओर जा रहे थे। इनटू द क्रैम्प, क्रैम्प क्या है, चट्टान को काट कर बनाई गई जगह जो कि नीचे की तरफ थी। रॉक कट टॉम लिखा भी यहाँ पे, रॉक कट टॉम मतलब कि वो मकबरा जिसे इसे काट के बनाया गया था, एक चट्टान को काट के बनाया गया था, और लगभग वो 26 फीट नीचे की तरफ थी ज़मीन से। तो उसी मम्मी को रिस्पेक्ट पे करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के जो टूरिस्ट थे वो आ रहे थे। दे गेज्ड एट द मूरल्स, मूरल्स क्या होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं जो दीवारों पे बनी हुई थी। ऑन द वॉल्स ऑफ ब्यूरियल चैम्बर एंड अपीयर्ड एट द टट गिल्डेड फेस द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। तो वो लोग देख रहे थे मूरल्स को, गेट्स मतलब जो होता है देखना, ऑन द वॉल्स जो कि दीवारों पे बने हुए थे, एंड ब्यूरियल चैम्बर ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, ब्यूरियल चैम्बर मतलब वो जगह, वो कमरा जहाँ पर उसे रखा गया था। एंड पियर टट गिल्डेड फेस, और उस तट के फेस को भी देख रहे थे। गिल्डेड फेस का मतलब क्या है, उस चमकदार चेहरे को। अब देखो चेहरा तो दिखाई दे नहीं रहा, वो चेहरा कहाँ पे बना हुआ था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो सबसे बाहर वाला जो कॉफिन था, जो ताबूत था, उसके ढक्कन पर उसको उकेरा गया था, उसको बनाया गया था उसके फेस को। तो उसको लोग देख रहे हैं। सम विजिटर रीड द गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ जो विजिटर थे, जो घूमने लोग आए थे, वो क्या कर रहे थे, गाइड्स बुक पढ़ रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, फुसफुसा रहे थे। विस्पर का मतलब धीमी आवाज़ में फुसफुसाना। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ साइलेंटली खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टंट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन, और सोच रहे थे किसके बारे में, बातचीत हो रही थी किसके बारे में, उस टीन किंग के बारे में, टीनेजर किंग के बारे में, कि उसकी अनटाइमली डेथ कैसे हुई। और वंडरिंग विद द सीवर इफ द पॉरोस कर्स, पॉरोस कर्स का मतलब क्या है, कहीं वो राजा, जो राजा की जो डेथ बॉडी है, वो कर्स मतलब श्राप ना दे दे। उन्हें डर भी लग रहा था इस बात से, क्यों, अगर उसने श्राप दे दिया, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू,
और कहीं उसने अगर श्राप दे दिया तो क्या जो व्यक्ति उसे डिस्टर्ब कर रहा है कहीं वो मर गया या कहीं दुर्भाग्य को प्राप्त ना हो जाए, तो ऐसा डर उन्हें लग रहा था जो व्यक्ति उन्हें डिस्टर्ब करेगा वो राजा उसे श्राप ना दे दे। वाज रियली ट्रू, क्या ये वाकई सच था? तो इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया कि पूरे दोपहर के बाद क्या थे, टूरिस्ट आते रहे उस रॉक कट टॉम के अंदर जो कि ज़मीन से 26 फीट नीचे थी। लोगों ने मूरल्स देखे जिस चैम्बर के अंदर, और सबसे इफेक्टिव चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थी वो था उसका फेस जो कि बना हुआ था आउटर कॉफिन के ढक्कन पे। लिड का मतलब होता है ढक्कन पे। कुछ विजिटर थे गाइड बुक पढ़ रहे थे, कुछ जो विजिटर थे वो चुपचाप खड़े हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे उस अनटाइमली डेथ के बारे में उस राजा के, और कुछ लोग डर रहे थे कर्ज से, उसके श्राप से, कहीं राजा श्राप ना दे दे, वो डेथ ना हो जाए उन लोगों की, या वो कहीं दुर्भाग्य को प्राप्त ना हो जाए। ओके, आगे देखते हैं क्या है। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ द व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवाज, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट लॉन्ग सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज as he leaned over the body of for a long first look। कि जब जाही हवाज एक क्या है, एक सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के, एक डिपार्टमेंट है जहाँ के वो क्या है सेक्रेटरी जनरल है। तो जब उन्होंने पहली बार देखा उस बॉडी को, किसको, टट की बॉडी को, मम्मी की बॉडी को, तो तब उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है। क्यों बुरी कंडीशन में है? क्योंकि कार्टर एक व्यक्ति है जो कि 1920 में यहाँ पर इसे टॉम को रिसर्च करने के लिए आया था। तो कार्टर ने क्या किया था, जो कुछ किया था 1920 के टाइम पे, 1920 के टाइम पे जो एक्टिविटी की थी उसकी वजह से क्या है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में, बैड कंडीशन में। कौन? मम्मी की बॉडी। ओके, अब कार्टर कौन है? कार्टर हार्वर्ड कार्टर, उसका पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड कार्टर। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut Tom after a year of the futile searching। तो कार्टर हार्वर्ड एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट है। आर्कोलॉजिस्ट कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुरानी चीज़ों की खोजबीन करता है, और उसी ने क्या किया था 1922 के अंदर डिस्कवर की थी उसकी टॉम को, टट की टॉम को। और उसके बाद कई सालों की कड़ी बेफल मेहनत, फ्यूटाइल सर्चिंग का मतलब कि एक ऐसी मेहनत जो उसके काम नहीं आ सकी, बेफल असफल मेहनत के बाद उसने क्या किया, ढूंढा था उसको। इट कंटेंट्स थ्रू हार्टली रीशेकन इन एंटीक्विस्ट बर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। तो उसमें जो भी चीज़ें उसके साथ रखी थी, किसके साथ? टट के साथ। उस टॉम के अंदर जो मम्मी था, मम्मी के साथ जो चीज़ें रखी थी सरप्राइजिंगली क्या थी, अपने आप में कंप्लीट थी। थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें पड़ी थी लेकिन क्या थी, वो पूरी जरूर थी। कुछ बिखर गई होंगी इसके सर्च करते हुए, बट सर्चिंग के बाद भी उन चीज़ों में से कुछ भी चीज़ गायब नहीं थी, जैसा कि दिख रहा था जाही हवास को। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड ही बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लीजेंड। तो ये अब तक का सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था। रिचेस्ट मतलब कि सबसे शाही, रईस लोगों के टाइम का क्या था, ये शाही कलेक्शन था अब तक का। और ये शो करता है क्या, परोज के लीजेंड को, उस किंग की लीजेंसी को, कितना वो बड़ा किंग था अपने आप में, कितना पावरफुल था, उस चीज़ को ये इंडिकेट करता है वो कलेक्शन जो चीज़ उसके साथ रखी गई थी। स्टर्निंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, और मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें थी वो बनी हुई थी किससे? गोल्ड की। देयर इटर्नल ब्रिलियंसी मीन टू गारंटी रिसरेक्शन cause a sensation at the time of discovery and still get the most attention। तो सबसे ज़्यादा जो अटेंटिव चीज़ें थी यहाँ पर जो उस डेड बॉडी के साथ रखी गई थी, क्या? उसके डेथ के टाइम में, डिस्कवरी के टाइम पे ये पता चला उसके साथ बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, और उन चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि वो लोग 110% रिसरेक्शन पर बिलीव करते थे। रिसरेक्शन मतलब कि रीबर्थ। उन्हें ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति डेथ कर गया, ये राजा डेथ कर गया है, तो ये दोबारा जन्म लेगा, और दोबारा जन्म लेने के बाद इसे इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद द एवरीथिंग ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। कि राजा के पास वो सारी चीज़ें थी, रखी गई थी, जो उसे उस आफ्टर लाइफ, उस अगली ज़िंदगी में उसे ज़रूरत पड़ सकती थी। क्या क्या चीज़ें थी? ब्रोड गेम, जैसे हमारा लूडो होता है, एक बोर्ड गेम होता है, लाइक वैसा ही कुछ गेम रखा गया होगा उसके साथ। आप ब्रोंज रेजर, एक दाढ़ी बनाने का रेजर जो कि ब्रोंज का बना हुआ था। लिनन गारमेंट, अंडर गारमेंट्स, जो अंडर गारमेंट मतलब कि उसके कच्छे और बनियान उसके साथ रखे गए थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन,
फूड एंड वाइन मतलब कि डब्बे रखे गए थे खाने पीने के, शराब वगैरह के। तो उस पूरे पैराग्राफ के अंदर बताया है किसने, जाई हवास ने, कि जब कार्टर आया था 1920 में उसने इसके साथ छेड़छाड़ करी थी, जिसकी वजह से काफ़ी बैड कंडीशन में पहुंच गया था मम्मी। और कार्टर कौन था, ये क्या था, एक आर्कोलॉजिस्ट था जिसने 1922 के अंदर डिस्कवर किया था टॉम को। जाही हवास सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के, और उन्होंने बताया कि अपने टाइम में सबसे बढ़िया रॉयल कलेक्शन था ये अभी तक का। और यहाँ से कलेक्शन को देखने के बाद ये पता चलता है कि वो लोग जिन्होंने इसे रखा था वहाँ पे, उस पैरोस को वहाँ पे रखा था, तो उनका मानना था कि वो जो किंग है वो रीबर्थ होगा, उसे क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ों की ज़रूरत होगी नेक्स्ट जन्म में उसे। तो उसके साथ ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी। ओके, आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोस फ्यूनरली ट्रेजर्स, कार्टर बिगिन इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, कि कई महीनों के क्या करने के बाद, डाटा रिकॉर्ड करने के बाद, किस चीज़ का, फ्यूनरली ट्रेजर्स, जो उसके मौत के साथ, जब उसकी डेथ हुई थी उसके साथ बहुत सारा खजाना रखा गया था। खजाना मतलब इतना ज़्यादा था कि उसे कैलकुलेट करने में, उसे रिकॉर्ड बनाने में ही कई महीने लग गए। कार्टर बिगेन टू इन्वेस्टिगेटिंग हीज 3 नेस्टेड कॉफिन, उसका 3 लेयर वाला कॉफिन बारी थी, इसमें 3 एक के बाद एक कॉफिन रखे गए थे, पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा, 3 कॉफिन रखे थे गोल्ड के बने हुए। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला खोला गया, ही फाउंड आ श्राउड adorned with the garlands of willows, olive leaves, wild celery, lotus petal and the cornflowers। तो जब पहला कॉफिन खोला गया तो उसे कफन के ऊपर क्या देखा उसने, गार्लैंड्स मतलब मालाएं रखी हुई थी, विलो एंड ऑलिव लीव्स। विलोज क्या होते, पौधा होता है, ऑलिव का मतलब होता है जैतून, तो इसकी पत्तियां पड़ी हुई थी। वाइल्ड सेलरी, ये भी एक प्रकार का प्लांट होता है। लोटस पीटल मतलब कि कमल की पंखुड़ियाँ, एंड कॉर्नफ्लावर, जो मक्के के जो होते, सरसों के क्या थे, फ्लावर वगैरह पड़े हुए थे। और ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं, द फेडेड एविडेंस ऑफ द ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, कि जो इसकी डेथ हुई होगी वो किस सीज़न में हुई होगी, मार्च और अप्रैल के बीच में, क्योंकि ये जो सारे फ्लावर्स हैं, ये सारे के सारे फ्लावर इसी सीज़न में पाए जाते हैं। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वो आखिरकार मम्मी की बॉडी तक पहुंचा तो वो परेशानी में आ गया, उससे दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई, द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डेंड। अब रेसिन क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो पट्टियाँ चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पे, तो जो पदार्थ उसके साथ चिपकाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था। सीमेंटिंग टट द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, क्या था, उसने उसको सीमेंटेड जमा दिया था, मतलब ठोस बना दिया था उस तट को, और चिपका दिया था किसके, उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन के साथ। उस गोल्ड कॉफिन जिसके अंदर उसको रखा गया था उसकी बॉडी से चिपक गई थी और बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गई थी, ठोस हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कि दुनिया की कहते कोई भी बहुत बड़ा पावर, बहुत ज़्यादा बल उस पर लगाना, उसका कोई भी फोर्स उसे हिला नहीं पाया। उसे कितना ज़्यादा बल लगाया गया, उसके बावजूद भी वो बॉडी नहीं हिली। कार्टर रॉट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, और बाद में कार्टर ने लिखा कि हम क्या कर सकते थे। ओके, द सन कैन, सॉरी पैराग्राफ को बता देता हूँ मैं क्या था। तो इस पर देखा गया कि कई महीने तक रिकॉर्ड किया गया उसके खजाने के बारे में, और उसके बाद मिला उसे 3 लेयर वाला कॉफिन, जिसमें क्या थे, 3 बॉक्सिंग थी उसके ऊपर एक के बाद एक। उसमें क्या देखा, उससे फ्लावर थे, गार्लैंड सी माला थी, विलोज, ऑलिव लीव्स की, विल्ड सेलरी, पंखुड़ियाँ थी किसकी, कमल की। तो ये सारी चीज़ें बताती है इसकी डेथ मार्च या अप्रैल के महीने में हुई होंगी। और फाइनली जब वो मम्मी के पास पहुंचता, मम्मी की बॉडी के पास, तो वो बहुत परेशानी में आ जाता है, क्योंकि रेसिन की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है और चिपक गई होती है किससे, उस कॉफिन से, गोल्ड कॉफिन से। और काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी वो मूव नहीं करती। और ये कौन बताता है, हमारा कार्टर बाद में बताता है। ओके, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट लूजन द रेसिन्स। तो क्या था कि जो सन बहुत ही ज़्यादा इतना तेज होता है, इतनी गर्मी पड़ती है इस एरिया के अंदर जैसे कि हथौड़ा हो, मतलब कि उसकी गर्मी को हथौड़े की पावर से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर साउथ इजिप्ट के अंदर जो गर्मी इतनी तेज होती है कि जैसे हथौड़ा चीज़ में मार दिया जाता है जितना प्रभाव करता है, उसी तरीके से उसकी गर्मी भी चीज़ों पर उतना ही प्रभाव करती है।
तो कार्टर ने सोचा कि क्यों ना इस धूप का प्रयोग करके इस रेसिन को लूज किया जाए, इसको पिघलाया जाए। फॉर सेवरल आवर्स इन सेट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इनटू द 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि उसको कई घंटों के लिए मम्मी को धूप में, ब्लेजिंग मतलब धूप में, और बहुत चमकती धूप में, चिलचिलाती धूप के अंदर रख दिया गया और उसे गर्म किया गया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। मतलब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखा गया, शायद ह्यूमन बींग उसे जल जाता। ठीक है, तो उस मम्मी को क्या कर रखा है, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसे रखा गया, नथिंग बजट, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई उसका परिणाम नहीं निकला। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिकली डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be the chiseled away from the beneath hand limbs and trunk before it was the possible to raise the king remains। क्या था कि अब कुछ जब फ़ायदा नहीं हुआ तो उसने एक साइंटिफिकली डिटैचमेंट, मतलब वो चीज़ें यूज़ करी जो कि अब उसे अलग करने के लिए, मतलब कि छेनी हथौड़ी लाइक अब यहाँ पे यूज़ करेंगे वो। द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड, चिसल्ड मतलब कि अब छेनी हथौड़ी से उसे उकेरा गया, अलग अलग किया गया। अवे फ्रॉम द बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे की तरफ से, लिम्स मतलब उसके बॉडी की तरफ से, धड़ की तरफ से, एंड ट्रंक बिफोर इट वाज द पॉसिबल टू रेज द किंग रिमेन्स, और हर तरीके से कोशिश की गई कि उसको अलग कर दिया जाए और उसे उठा लिया गया उस वाले हिस्से से, मतलब छनिया थोड़ी से काट के उसके बॉटम से उसे काटा गया नीचे की तरफ से, जहाँ से वो चिपका हुआ था रेसिन से। तो इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है कि जो जो कार्टर होता है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है इसको निकालने की, मम्मी को धूप में पिघला करके, लेकिन फाइनली जब नहीं निकलता तो उसे काट करके छनी हथौड़ी की सहायता से वो उसे अलग कर देते हैं। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, क्योंकि भाई उसके पास कोई और चारा था ही नहीं कार्टर के पास, तो उसने अपने बचाव में लिखा है कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को काट करके नहीं निकालता और वो फ्री वहीं छोड़ देता ऐसे ही खोलकर, थी मोस्ट सर्टेनली would have circumvented the guards and ripped it apart the remove the gold, कि चोर आते और क्या करते, गार्ड्स को सरकमवेटेड, बेवकूफ़ बनाते, और क्या करते, सारा का सारा जो वो मम्मी था उसको इधर उधर करके सारा का सारा जो गोल्ड था वो लेकर के अपने साथ चले जाते। इन टच टाइम रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी, कि रॉयल के जो तट के समय में जो रॉयल्स थे, जो राजा थे, वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी हुआ करते, बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, और उनका मानना था और उन्हें उम्मीद होती थी कि वो अपनी रहीसी, अपना जो रिचेस, जो अपनी संपदाएं हैं वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। फॉर इज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड, जो उन्होंने सारी चीज़ें अपने पहले कमाई है, सारी की सारी अपनी यात्रा के दौरान, मतलब उन्हें जब जो चीज़ें ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें। किंग तट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, और किंग तट भी था वो क्या था, सारी की सारी महंगी चीज़ों के साथ क्या था, ग्लिटर्ड किया, चमकती चीज़ों के साथ उसे भी रखा गया था। उसमें क्या क्या चीज़ें रखी थी, देखो क्या क्या बताया गया इसमें। प्रीसियस कॉलर्स, प्रीसियस कॉलर का मतलब क्या होता है, गले में पहनने वाली जो चीज़ें होती हैं, मतलब महंगे मोती की माला वगैरह, लाइक इनलैड नेकलेसेस, नेकलेसेस भी माला ही होती है एक टाइप की, एंड ब्रेसलेट्स जो हाथ में पहनते हैं, रिंग्स अंगूठियाँ, एमुलेट्स मतलब ताबीज़ वगैरह होते हैं, एंड सेरेमोनियल एप्रन्स, एप्रन्स क्या होते हैं, जो वैसे कपड़े जो कि क्या होते हैं, राजाओं को पहनाए जाते हैं सेरेमनी के टाइम पे, देखा होगा, आगे से वो बांध लेते हैं और कमर पे बांध लेते हैं। जैसे एप्रिन तो हम क्या किचन में यूज़ करते हैं, लेकिन उनको एप्रिन क्या था, वो शाही एप्रिन था जो राजाओं को पहनाया जाता था। सैंडल सीट्स फॉर फिंगर्स, दस्ताने हाथों के लिए और पैरों के लिए, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अंदर का कॉफिन और साथ के साथ उसके लिए मास्क, मुखोटा आदि तैयार भी किया था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सारी चीज़ें क्या थी, प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, तो तट को अलग किया गया उसकी जो थी बेशकीमती चीज़ों के साथ, एडोरमेंट का मतलब सजावटी जो चीज़ें थी उससे अलग किया गया। कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सेवरल नियरली एवरी जॉइंट्स, तो कार्टर के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, मम्मी का अलग अलग सर धड़ से अलग रख दिया, एंड नियरली सारे मेजर जॉइंट्स जो उसके जोड़ थे सब उन्हें अलग अलग तरीके से निकाल दिया। वंस दे हैड फिनिश, जब एक बार उनका हटाने वाला काम, मतलब कि उसे कॉफिन से हटाने का काम पूरा हो गया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन वुडन बॉक्स विद द पैडिंग दैन कंसील्ड
द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट। तो जब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने दोबारा रीअसेंबल मतलब दोबारा उसको टट को उसी फॉर्म में रख दिया, एक पैडिंग मतलब होता है गद्दे, गद्दे की सहायता से इस वुडन बॉक्स के ऊपर दोबारा सजा दिया उसको, किसको, उस टट की बॉडी को रीअसेंबल कर दिया और उसकी कंसील्ड छुपा दी गई सारे डैमेजेस को, जितने टूट फूट थी उसको रखने के बाद सारी चीज़ें क्या हो गई, गायब हो गई। टट नाउ रेस्ट, और टट अब क्या था, बिल्कुल रेस्ट में था, बिल्कुल शांति के साथ में। यहाँ पर थोड़ा मैप देख लेते हैं कि मैप किस तरीके से हैं। तो जो इजिप्ट है वही अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर दिख रहा होगा आपको, एशिया के साथ में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद जो नील रिवर्स है वहाँ से बना हुआ आपको इजिप्ट दिख गया होगा क्लियरली। तो इजिप्ट के अंदर जो यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिखाया गया है ये रही द वैली ऑफ किंग, और द इसी तरीके से वैली ऑफ क्वींस भी बनाई गई है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये वो जगह है जहाँ पे टट की तुतनखामुन जिसमें नाम लिखा हुआ है, ये वही प्लेस है जहाँ पर क्या था, टट की डेड बॉडी रखी गई है। तो चलते हैं वापसी अपने चैप्टर पे। ओके, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सफिशिएंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है दशक। ये जो बीच के दशक हैं, कौन से बीच के दशक, जब टट की टॉम डिस्कवर की गई थी 1922 से लेकर के 2003 के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ चुका है। किसमें, आर्कियोलॉजी के अंदर। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता, जो फोकस होता है वो ट्रेजर पर नहीं होता, ट्रेजर मतलब कि खजाने पर नहीं होता, बल्कि जो ज़्यादा जो ध्यान होता, पैशनेट होते हैं लोग किस लिए, डिटेल जानने के लिए, जानकारी के लिए लाइफ की, और जो मिस्ट्रीज है, जो रहस्य हैं किसके, डेथ के, उनको जानने के लिए। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। सोफिस्टिकेटेड टूल मतलब कि बहुत एडवांस लेवल के जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। साथ के साथ में क्या किया जाता है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज भी अच्छी डेवलप हो चुकी हैं। अब बात की गई है इन 1968, अब से थोड़े पहले की बात की गई है। मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर ने 1922 के अंदर डिस्कवरी की थी, देन उसके 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 1968 में क्या होता है, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड द स्टार्लिंग फैक्ट्स। तो क्या किया था, एक प्रोफेसर ने एक्सरे किया था उस ममी का और कुछ चौंका देने वाले फैक्ट सामने बताए थे। वो फैक्ट क्या है, बीनीथ द रेसिन दैट केक्ड हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब आर मिसिंग। वो चौंका देने वाला सच क्या था कि जो रेसिन के नीचे चेस्ट वाला हिस्सा था उसकी जो ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन मतलब कि जो छाती वाली हड्डी होती है और जो फ्रंट रिब्स है वो मिस थी, किसकी, टट मम्मी की जो बॉडी के अंदर थी। तब ये कब की बात है, 1968 की, काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटेड टैमोग्राफी और सिटी। तो सिटी की फुल फॉर्म है यहाँ पे सिटी स्कैनर के बारे में बताया गया है कि इसका कंप्यूटेड टैमोग्राफी, जो कि आज के टाइम पे यूज़ की जाती है, दैन बाय विच 100 ऑफ एक्सरे in cross section are put together like the slice of bread to the create a 3-dimension virtual body। तो अब क्या किया जाता है, सिटी स्कैन किया जाता है जिसमें 100 एक्सरे रेज एक साथ निकलती हैं और हर एक सेक्शन से क्या करती हैं, बॉडी की वर्चुअल इमेज लेती हैं, बॉडी की सारी इमेज लेती हैं। जैसे कि छोटे छोटे स्लाइसेस में, जैसे ब्रेड को छोटे छोटे स्लाइस बना दिए जाते, हर एक स्लाइस को बारीकी से काट दिया जाता है। उसी तरीके से जो इसमें सिटी स्कैन के अंदर किया जाता है, हर एक एंगल से बारीकी से उसकी जांच पड़ताल की जाती है बॉडी की। और यहाँ पे जो इमेज आती है वो 3 डायमेंशनल मतलब कि 3D, डी की फुल फॉर्म होती है डायमेंशनल। तो 3D फॉर्म में सारी बॉडी की क्या वर्चुअल डिटेल निकाली जाती हैं। What more would a CT scan reveal that than the X-ray? क्या देखते हैं कि जो CT स्कैन है वो ज़्यादा यूज़फुल है
कंपैरेटिवली एक्सरे, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और क्या ये आंसर दे पाई किस चीज़ के? दो ये छुपे हुए रहस्य क्या थे जो सबसे बड़े प्रश्न थे अपने आप में, वो क्या है? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, वो कौन? टट। एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी उम्र कितनी थी जब उसकी डेथ हुई थी। तो स्टैंजा के अंदर, ऊपर वाले दोनों स्टैंजा के अंदर क्या बताया है कि आर्कियोलॉजी के अंदर चेंजेस आ चुके हैं इन दशकों के बीच में, और उसकी जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज है उसमें भी और टूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है, एडवांस टूल यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद 1968 में क्या किया गया था? एक्सरे किया गया था मम्मी का, और मम्मी के एक्सरे के बाद दो बातें सामने आई थी कि क्या उसके जो ब्रेस्ट बोन है और कुछ रिब्स है मिस हुई हैं, और आज के टाइम में क्या सीटी स्कैन के थ्रू उसकी क्या बॉडी की स्लाइसेस का अलग अलग फॉर्म में क्या किया जाता है, इमेजेस ली जाती है वर्चुअल बॉडी के फॉर्म में। देन फाइनली वो दो क्वेश्चन के बारे में पता लगाने की बात की गई है। कौन से दो क्वेश्चन? कि डेथ कैसे हुई, और डेथ के टाइम जो टट की एज कितनी रही होगी, इस बारे में। चलिए आगे चलते हैं। कि टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट इवन अ रॉयल स्टैंडर्ड, कि जो डिमाइज मतलब जो डेथ है, डेथ इतना बड़ा इवेंट है जितना बड़ा एक शाही इवेंट भी नहीं होता। बोले तो एक रॉयल स्टैंडर्ड लेवल पे जो भी इवेंट कराए जाते हैं उससे बड़ा इवेंट क्या है? उसकी डेथ। क्यों? क्योंकि एक मिस्टीरियस, अपने आप में एक रहस्यमयी मौत है ये। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वो एक आखिरी व्यक्ति था उस खानदान का, उस परिवार का। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। और क्योंकि इसकी मौत के बाद जो साम्राज्य था किंग टट की फैमिली का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट इज़ द लास्ट पर्सन ऑफ दैट डायनेस्टी। उस साम्राज्य का ये अंतिम व्यक्ति होता है। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन इसके मौत के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं अपने आप में अनक्लियर है। क्या अनक्लियर है? कि डेथ क्यों हुई, सॉरी कैसे हुई, और एक्चुअली उसकी एज क्या रही होगी। तो उसकी अब अगले स्टैंजा के अंदर उसकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। अमेनहोटेप थर्ड टट फादर और ग्रैंडफादर। जो अमेनहोटेप थर्ड है या तो उसके पिता रहे होंगे या उनके ग्रैंडफादर रहे होंगे। वॉज अ पावरफुल pharaohs who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age। तो उन्होंने लगभग 40 सालों तक, 4 डिकेड मतलब कि 4 दशकों मतलब कि 40 साल तक उन्होंने वहाँ पर क्या किया? रूल किया। कहाँ पर? इजिप्ट पर। और ये 18th सेंचुरी की बात है, और ये कि गोल्डन एज, गोल्डन मतलब कि स्वर्ण एज के रूप में, युग के रूप में देखा जाता है। अब उसके बाद आए उनके बेटे जिनका नाम था ही सन अमेनहोटेप फोर्थ। थर्ड के बाद कौन सा? फोर्थ। सक्सीडेड हिम एट द इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इजिप्ट। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो उनके बेटे थे अमेनहोटेप फोर्थ, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने पीरियड में एक हिस्टोरिकल क्या एक रूलिंग पीरियड अटैम्प्ट किया। The new pharaohs promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten। तो एक्चुअली जो नया किंग था उस टाइम, उसके फादर के बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ वाला आया था, तो उसने क्या किया? प्रमोट किया वर्शिप किसकी? पूजा पाठ के लिए, एटेन की पूजा पाठ के लिए। एटेन का मीनिंग होता है द सन डिस्क, जो सन के जो गोल गोल चक्कर लगाने वाली होती है उसको कहते हैं सन डिस्क। तो उसकी पूजा को के बारे में था। चेंज हिज नेम, इसलिए उसने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया? अखेनआटेन, अ सर्वेंट ऑफ द एथेन। तो ये क्या है? एथेन का सर्वेंट के फॉर्म में जाने लगा। एंड द मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनआटेन, नोन नाउ द अमरना। तो उसने क्या किया? अपना एक तो नाम चेंज कर दिया, साथ के साथ उसने क्या किया? जो उसकी धार्मिक राजधानी थी पहले, जिसका नाम क्या था? थीव्स, तो उस शहर से अपनी राजधानी को उठा करके नई जगह पर स्थापित कर दिया। उसका नाम क्या था? अमरना। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमून, अ मेजर गॉड। तो पूरा जो उसका
कंट्री थी, पूरा देश इस बात से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। किस बात से? कि उसने क्या किया, अटैक किया किस पर? आमून पे। आमून क्या है? एक मुख्य देवता है उनके। और उसने क्या किया, स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी जो इमेजेस थी, मूर्तियाँ थी आमून की, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उनके सभी मंदिरों को बंद करवा दिया, और साथ के साथ जितनी मूर्तियाँ वगैरह उनकी तस्वीरें थी सभी को नष्ट करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन द हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient thief। तो ये क्या है, ये जो पीरियड था कौन से वाला, कि स्मैश करने के बाद सारी चीज़ें, उसके टेम्पल बंद करने के बाद आमून के, तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक टाइम रहा होगा उसके बाद का, मतलब काफ़ी ज़्यादा डरावना एक गंभीर समय रहा होगा। ये कौन कहता है? रे जॉनसन। रे जॉनसन कौन है? एक डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि शिकागो के रिसर्च सेंटर के कहीं ना कहीं जो सेट थी हमारे लग्जर के अंदर। तो लग्जर एक जगह है जहाँ के रिसर्च ऑर्गेनाइजर के यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं कौन? हमारे रे जॉनसन। द साइट ऑफ एशियन थीव्स, उन्होंने इस पर अपनी रिसर्च करी थी, किस कहाँ पर? लग्जर के आसपास जो भी थीव्स है, जो कैपिटल थी ओल्ड, उस पर जाकर उन्होंने रिसर्च करी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर द सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वैंकी। तो क्या हुआ, अब अंत निकट आ चुका था उस फैमिली का जिसने सदियों तक राज्य किया था इजिप्ट के ऊपर, क्योंकि अब जो अखेनाटेन था वो थोड़ा सा वैंकी, मतलब कि थोड़ा सा सनकी हो चुका था, इस तरह की एक्टिविटी करने लगा था वो। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेनखारे appeared briefly and excited with the hardy address। जब अखेनाटेन के बाद कौन आया? एक नया व्यक्ति था, इसका नाम था स्मेनखारे। तो ये क्या था? एक नया व्यक्ति था जो कि आया और गायब हो गया, उसके बारे में बिल्कुल भी हार्डली कुछ भी पता नहीं पाया कि कहाँ ये गायब हो गया धीरे धीरे, ठीक है। एंड देन द वेरी यंग Tutankhaten took the throne, King Tut as he widely known today। तो उसके बाद नए पर्सन कौन था? तुतेनखातेन, जिसे कि टट के नाम से आज जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है वो आज। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू द तुतेनखामून। तो उसने अपना नाम क्या चेंज कर लिया? तुतेनखामून में, जो कि पहले था तुतेनखातेन के नाम से। क्यों रखा इसने? लिविंग इमेज ऑफ आमून। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये आमून की जीती जागती तस्वीर के रूप में जाना जाने लगा। एंड ओवरसो द रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और इसने प्रयास किए, सभी कोशिश की कि जो पहले नियम कानून थे जिसमें आमून की पूजा पाठ की जाती थी, वो सारी चीज़ें क्या की जाए? रिस्टेबल की जाए, दोबारा से वैसी की वैसी की जाए। एंड रिजाइन फॉर द अबाउट 9 ईयर एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और लगभग इसने क्या किया? 9 सालों तक वहाँ पर शासन किया, और उसके बाद उसकी एक संदेशजनक मौत हो गई। regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is the one mummy among of in Egypt। कि उसके नेम और फेम को पर ध्यान ना देते हुए क्या देखा गया कि जो मम्मी है वो उन फेमस मम्मियों में से एक है। मम्मी क्या है? ऐसी डेड बॉडी जिस पर क्या पट्टियाँ लगा करके उसे रखा जाता है। अब उनमें से फेमस मम्मी बिकॉज ऑफ उसने पहली बार क्या किया था? अपना हेड डाला था सिटी स्कैन के अंदर। अब कितनी मम्मीज़ हैं? हाउ मैनी? पता नहीं। नो वन नोस, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन अ इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and still continuing काउंटिंग। तो क्या हुआ? तो इजिप्शियन मम्मी के सर्चिंग पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया जो कि स्टार्ट हुआ था 2003 के अंदर। उसने लगभग 600 मम्मीज़ की रिकॉर्ड किया, और ये काउंटिंग अभी भी जारी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद द पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड द साइमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। तो अगला जो काम था हमारा, नया जो फेज था, वो क्या था? मम्मीज़ की स्कैनिंग करना। मम्मीज़ को सिटी स्कैन की मशीन में डाल कर उनकी स्कैनिंग करना, और एक ऐसी सिटी स्कैन की मशीन की ज़रूरत थी जो पोर्टेबल हो,
जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। दैन तो इस तरीके से फिर क्या किया गया, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड साइमंस। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक मैन्युफैक्चरर भी है किसकी, सिटी स्कैनर मशीन की, तो उसने एक डोनेट करी मशीन जो कि पोर्टेबल थी, जिसको वहाँ पे ले जाया जा सकता था जहाँ पे ममीज़ हैं। तो उसने इस मशीन को डोनेट किया ताकि ममीज़ की क्या की जा सके, सिटी स्कैनिंग की जा सके। किंग टट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी द स्कैंड। तो जो किंग टट था वो पहला ममी था जिसको स्कैन किया गया था किसमें, सिटी स्कैनर के अंदर। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी। जैसे कि ये जो टट था अपने जीवित समय में अपने सभी देशवासियों से में सबसे आगे था, क्योंकि ये किंग था जीते हुए, लेकिन मरने के बाद भी आज ये अपने देशवासियों से आगे इसलिए है क्योंकि जिस वैली में, किंग्स ऑफ वैली में इसको रखा गया, वहाँ पे बहुत सारी मम्मीज़ है और उनमें से सबसे पहले इसी को क्या किया गया, सिटी स्कैन में डाला गया है। तो ये मरने से पहले भी सबसे आगे था और मरने के बाद भी सबसे आगे है। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हैड टू टॉय। जो सिटी मशीन होती है वो किसी मम्मी को सर से लेकर के पैरों तक क्या करती है, स्कैन करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन द क्रॉस सेक्शन। और लगभग 1700 इमेजेस बनाई गई, डिजिटल एक्सरे खींचे गए इसके हर एक सेक्शन से। टट हैड स्कैन्ड इन द 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस इन द रजिस्टर इन इरिकेटेड स्ट्रक्चर्स। तो बहुत ही बारीकी से 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस के फॉर्म में इसको रजिस्टर किया गया, इसको मेज़र किया गया, इसके हेड को। टेक्स द एरिक डिटेल, मतलब कि बारीकी से इसकी डिटेल जानने के लिए इन द रिजल्टिंग इमेज, ताकि एक अच्छी सी बारीकी सी डिटेल जानने के लिए क्या किया गया, इसको बहुत ही बारीकी से स्कैन किया गया था सिटी स्कैन के अंदर 0.62 में। विथ टट एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। और इसी तरीके से टट की पूरी बॉडी भी रिकॉर्ड की गई थी बारीकी के साथ में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड द एनाटॉमी began to probe the secret that the winged goddess of the gilded burial shrine protected for so long। तो एक स्पेशलिस्ट लोगों की टीम है जिसमें रेडियोलॉजी के लोग थे। रेडियोलॉजी कौन होते हैं, जो एक्सरेस की जांच पड़ताल करते हैं। फॉरेंसिक क्या होता है, जो कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड एनाटॉमी क्या होता है, जो कि एक डेड बॉडीज़ पर जो भी पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इन लोगों की टीम आई और उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और सारे के सारे सीक्रेट जानने की कोशिश करी एक ऐसे मम्मी की जिसकी जो प्रोडक्शन कौन कर रहा था, एक गॉडेस कर रही थी, एक देवी कर रही थी। विंग्ड मतलब पंखों वाली, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। कि उस रात, जिस रात मम्मी को स्कैन किया गया था, जो वर्कमैन थे उन्होंने कैरेट करा, उठाया उसको, टट मम्मी को उसकी टॉम में से एक बॉक्स के अंदर। लाइक अ pallbearers they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside। तो जैसे कि अर्थी को कंधा देने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैलबियरर्स। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको क्लाइम किया, उठाया हुआ था और एक रैम में रखा उसको, और फ्लाइट उससे आगे बढ़ते हुए, फ्लाइट मतलब कि फ्लू करते हुए, उस मतलब कि आगे बढ़ते हुए वो एक लिफ्ट में पहुँचे और स्टेयर पे चढ़ करके उन्होंने बाहर क्या देखा, स्विलिंग, एक बवंडर सा है, किस चीज़ का, रेत का। आउटसाइड काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो रेत के बवंडर से उड़ रहे हैं। देन रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑन इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग एक कहाँ पहुँचे, एक लिफ्ट के अंदर। किसके अंदर, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। हाइड्रोलिक मतलब कि उठाने वाली एक लिफ्ट होती है, उसके अंदर हुए और उसमें एक ट्रेलर रखा हुआ था जहाँ पे क्या रखा हुआ था, स्कैनर। तो वहाँ तक जाना था। तो उस मशीन के ऊपर क्या था, वो लोग उन्होंने उस बॉडी को रखा। देन वो कहाँ पहुँचा, वो स्कैनर के अंदर। अगेन थोड़ा सा यहाँ पे अगेन क्लियर कर देता हूँ कि पहले स्टार्टिंग में जो
जो पॉल बियरर थे उन्होंने क्या किया, उसको उस टॉम से बाहर ले किया जो 26 फीट नीचे थी। देन उसके बाद स्टेयर के थ्रू वो कहाँ पर पहुँचे, हमारे बाहर आए रैम पर। रैम के थ्रू वो कहाँ पे गए, किस पे, हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए उन्होंने टेलर के थ्रू क्या कर दिया, उसको स्कैनर तक पहुँचाया। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fan. तो 20 मिनट बाद क्या हुआ, 2 व्यक्ति वहाँ से निकले सिटी स्कैनर वाली मशीन में से और दौड़ते हुए एक ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, एक जोड़ी वाइट पंखे प्लास्टिक फैन लेकर के वहाँ से आते हैं। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ द सैंड इन अ कूलर फैन। कि ये लाखों रुपए का जो सिटी स्कैनर है वो शांत हो गया, रुक गया, किसकी वजह से, उस रेत उड़ रही थी वो उसके पंखों में जाके फंस गई, जिसकी वजह से मशीन काम करना बंद हो गई। मतलब कि उसके पंखों में मिट्टी जाने के कारण वो सिटी स्कैनर काम करना बंद कर चुका था। कर्स ऑफ द फरोस जोक डाक गार्ड नर्वसली। तो मजाक में क्या किया, एक जो गार्ड बैठा था चौकीदार वहाँ पे, उसने क्या कहा कि लगता है इस मम्मी ने श्राप देना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इन लोगों ने उसे डिस्टर्ब किया उसकी डेथ में से। चलिए देखते हैं आगे। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। तो क्या हुआ, फाइनली जो पंखे लाए थे सब्स्टिट्यूट्स फैन, मतलब कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु, मतलब जो पंखे एक्चुअल मशीन के थे वो काम नहीं कर रहे थे तो उसकी जगह दूसरे पंखे लाए गए जो कि उसकी जगह पर यूज़ किए गए थे, वो फाइनली काम करना स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसीजर होता है आगे का वो बढ़ाया जाता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बिन लॉस्ट। और ये चेक कर लिया गया, चेक करने के बाद कि कोई भी किसी प्रकार की जो डिटेल है वो गायब नहीं है। द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन। क्या कर दिया उन्होंने, जो टट की बॉडी थी वो वापस कर दी किनको, उन वर्कमैन को, काम करने वाले जो व्यक्ति थे। हु कैरिड हिम बैक टू द टॉम। उन्होंने उसे वापसी कहाँ रख दिया, उस टॉम के अंदर। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन द फेरोस अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। तो ये सारे जो प्रोसेसर था वो कितने घंटों के अंदर, लगभग 3 घंटों के अंदर सारा प्रोसेसर हो गया और वापसी उस तट को उसी जगह पर लिटा दिया गया जहाँ पर कई सौ साल पहले एक अंतिम संस्कार करने वाले पुजारी ने उसे लिटाया होगा। तो ये सारी चीज़ें पूरे 3 घंटे के अंदर सारी हो गई, स्कैनिंग वगैरह सारी की सारी। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप द एस्टोनिश इमेजेस ऑफ टट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। तो जो ट्रेलर था जो उसके अंदर टेक्नीशियन बैठा हुआ था उसने क्या देखी, उसकी एक चौंका देने वाली, मतलब कि अमेजिंग इमेजेस, बड़ी अच्छी सी इमेजेस निकाली हुई थी तट की, और किस पे, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। आ ग्रे हैड टुक शेप फॉर आ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। पिक्सल क्या होते हैं, फोटो के पीसेस जिनके जोड़ करके क्या बनाई जाती है, फोटो बनाई जाती है। तो क्या दिखा है, ग्रे हैड सामने आ चुका था, शेप बन चुकी थी, क्योंकि एक्चुअली उसकी स्कैनिंग करी ही इसलिए गई थी ताकि उसकी पूरी बॉडी की शेप बनाई जा सके। एंड द टेक्नीशियन स्पम एंड द टाइल्टेड इन एवरी डायरेक्शन। क्या किया उसने, उसको हर बॉडी को हर एक पार्ट में क्या करके घुमा करके दिखाया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज द क्लियरली एज इन द एन एनाटॉमी क्लास। और उसकी जो नेक की वर्टिब्रे थी, वर्टिब्रे क्या होती है, हमारी जो बैकबोन होती है उसमें जो हड्डियाँ होती हैं उसके पीसेस को वर्टिब्रे कहा जाता है। वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे जैसे कि एनाटॉमी की क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। ऑन इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, क्या दिखा, हैंड, सेवरल व्यू ऑफ रिबकेस मतलब जो पसलियाँ होती हैं वो दिखी। एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी के अलग अलग एंगल से फोटोज दिखाई दी। बट फॉर द नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब जो प्रेशर था, जो दबाव था काम का, वो ख़त्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड। जो कि पीछे बैठे हुए जाही हवास थे वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से स्माइल करते हैं, खुश हो जाते हैं। विजुअली रिलीव दैट नथिंग बैड गॉन सीरियसली लॉन्ग। और काफ़ी ज़्यादा स्माइल क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ है सीरियसली तौर पर। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट। वो क्या कहते हैं, पिछली रात मैं सोया नहीं हूँ। नॉट फॉर आ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी। ही सेड आई वॉज सो वरिड बट
नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। और अब मुझे क्या है, क्योंकि मैं कल चिंतित था, लेकिन अब चिंता की बात कोई नहीं है, और अब यहाँ जा कर के अब क्या करना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, अब क्या किया, टाइम के साथ टेलर को उन्होंने नीचे की तरफ लेके आए, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड। तो जो स्टेयर थी लोहे की, मेटल की बनी हुई जो सीढ़ियाँ थी, उससे नीचे आए सैंडी ग्राउंड में। द विंड हैड स्टॉप्ड, तो ये सारा काम जैसे ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो रुक गई। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो तेज़ हवाएं चल रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे ही इस पर टॉम पे काम करने लोगों ने स्टार्ट किया था, अब सारा काम ख़त्म हो चुका है, टॉम पे डेड बॉडी को रखा जा चुका है, तो इस तरीके से क्या हो गया, अब यहाँ पे हवाएं रुक चुकी हैं। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। द वैली ऑफ किंग्स को भी वैली ऑफ डिपार्टेड कहा गया है। तो वहाँ की जो हवाएं हैं बिल्कुल ठंडी हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे कि डेथ का एनवायरनमेंट हो, जैसे कि डेथ के टाइम भी बिल्कुल शांति छा जाती है, बिल्कुल सारी चीज़ें रुक जाती है अपने आप में। तो वहाँ की हवाएं भी बिल्कुल कूल, बिल्कुल उसी तरीके से स्टिल हैं, रुकी हुई हैं, और जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि एक्चुअली ये क्या है, डेथ का एक प्लेस है। Just above the entrance to the Tut Tom stood origin the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife watching over the boy king। तो उसके बाद जस्ट देखा जहाँ पे जो तट की जो बॉर्डर रखी थी उसके जस्ट ऊपर एक तारामंडल बन गया, मतलब कि एक शेप बन गई स्टार्स की, जैसे कि तारामंडल जोड़ करके एक अलग सी शेप क्रिएट करता है। तो पुराने टाइम में जो इजिप्शियन लोग थे वो उसे क्या कहते थे कि वो क्या है, और ओसिरिस की सॉल है, ओसिरिस की आत्मा है। तो ओसिरिस क्या है, वो क्या है, मौत का देवता माना जाता है। आफ्टर लाइफ जो भगवान होते हैं उनकी बात की जा रही है कि वो ओसिरिस हैं, जो कि नज़र रखे होते हैं किस पर, उस बॉय किंग पर, जो कि स्टॉर्म के अंदर रिलैक्सेशन पे है, मतलब रेस्ट में है। तो आई होप आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ आया होगा। जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज रह गई आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।